தொடரிலே கீர்த்தி கிசான் யூனியனுடைய செயற்குழு உறுப்பினர் அமர்ஜீத் சிங் அவர்களோடு பேச இருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தை பற்றி. ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் 30 days. I heard that tomorrow you are going to talk to the government, the team of leaders. What is the situation now? 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं ये आंदोलन करते हुए. कल पता चला कि सरकार की बात करनी है. क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि सरकार के साथ बातचीत तो होएगी, पर ऐसे है कि पहली बार आ कि 7 सालों में कोई सरकार किसानों के साथ बात करने के लिए टेबल पर तैयार हुई है. नहीं, 7 सालों में मोदी सरकार किसी के साथ टेबल पर नहीं बैठा. ये पूरे इतिहास में पूरे भारत में पहली बार आ कि किसानों की मांगों पर सरकार ने 3-4 बार बातचीत करी. आज जो कल को बात होनी है उसमें डिसीजन होएगा कि सरकार ने क्या करना है. हमारा क्लियर है कि जो चारे कानून बने हुए चारे इनको रद्द किया जाए. इससे घट कोई काम भी नहीं. कल को सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार ने क्या करना है. Yeah, so he is saying that this is the first time in the 7 years Modi government is ready to speak to farmers on a table. So this is historic in that sense. But he is saying tomorrow we will meet and we will see whether the BJP government is ready. We want to repeal all the 3 laws, nothing less than that. So it is up to government what they want to do further. Repeal all the 3 laws, nothing less. This is a maximalist position. You should find a middle ground. They say that. What do you say? तीनों कानून रद्द करो, ये तो सबसे ऊंची डिमांड है. वो कहेंगे कि कोई बीच का रास्ता क्या निकालेंगे. नहीं, ये बीच के रास्ते के वाला तो मामला ही नहीं. ये है कि राज्यों के अधिकार. जे मान लो बीच का रास्ता अपनाते इसका मतलब कि जो केंद्र सरकार कहेगी वो हमने मान लिया. ये बाध्य अधिकारों की बात है, सूबों के अधिकारों की बात है. एग्रीकल्चर का जो मामला वो राज्य सरकार का मामला, सेंटर का नहीं. इसलिए बीच का रास्ता कोई नहीं, बिल्कुल क्लियर कट रद्द. He is saying there is no midway, there is no middle path here because agriculture is a state subject. If we accept the middle path, then we are defeated. Principal defeat. But you know, not all the farmers of India are struggling. It's from Punjab, from Haryana, to some extent from Western Uttar Pradesh, some from Rajasthan, and maybe some from Bihar. All the farmers are in India do not join this protest. It is only the demand of a section of farmers, especially the farmers of Punjab, Haryana, and Western UP. The Modi government says that these are privileged farmers. Only 6% of the farmers are covered under MSP regime. 94% of the farmers anyway don't get MSP. So it's a demand of a minority of farmers. So when 94% don't get MSP, let us do away with it altogether. It's only the demand of a minority. What's your reply? ये कह रहे हैं कि भाई जो आंदोलन है वो मेन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले कर रहे हैं. थोड़ा बहुत राजस्थान का भी लगा लो. तो मोदी सरकार ये बोल रही है कि ये जो डिमांड है एमएसपी वाली, ये बड़े किसान कर रहे हैं. पूरे भारत में देखो तो 94%, 94% किसान छोटे हैं. उनका तो एग्रीमेंट ही है, उनका कोई लेना देना नहीं है एमएसपी से. तो ये बहुत ही एक माइनॉरिटी है. कुछ ही लोग हैं जो आके बोल रहे हैं कि हमें किसानों के नाम पे हमें एमएसपी चाहिए. देखो, मोदी सरकार जो कर रही है वो एक पाड़ने के वाली नीति है कि कुछ किसान है जो एमएसपी की बात कर रहे हैं. असल ऐसे नहीं, कई पर एमएसपी है. पंजाब हरियाणा में एमएसपी का फसल खरीदते बाकी स्टेटों में है ही नहीं. जैसे आंदोलन है, पहले पंजाब तो बना है, पहले भी अंग्रेज़ों के राज वेले भी, अभी भी पंजाब के साथ हौली हौली दूसरे स्टेटा जो वो लगातार जुड़ रही है. एक तो ये पंजाब का नहीं, ये पूरे भारत का आंदोलन है. भारत के ऊपर पूरे वर्ल्ड का बन चुके हैं. ये मोदी सरकार को गलत फहमी है कि एमएसपी का जो मतलब है कि कुछ किसान मांग रहे हैं. सरकारी गारंटी होए, छोटा हो चाहे बड़ा, फसल बेचेगा उसकी गारंटी तो हो, पता तो हो भी मेरी फसल का रेट ये आ. जैसे कोई भी प्राइवेट आ, उनको पता कि जो माल मेरा है मैं इतने रेट पर बेचेगा, कम नहीं बेचेगा. ये बिल्कुल मोदी सरकार गलत प्रचार कर रही है, प्रोपोगंडा कर रही है. ये सभी किसानों की मांग है. इसलिए बोलते हैं ना कि इसको एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, ताकि किसान की गारंटी हो, पक्का पता हो कि उसकी फसल ऐसे बिकेगी.
He is saying that this is a propaganda of the government to show that this is merely a movement of minority farmers. He is saying that in the colonial period also the movement started from one state, but now many people are joining it. So it is not merely a movement of Punjab or Haryana. People are farmers from different states are also joining. MSP will help all the farmers, whether it is a rich, poor, middle farmer. So they will get the guarantee of the price of the product. So it is not right to say that this is merely a demand of minority farmers. दूसरी बात ये भी है ना, पंजाब एंड हरियाणा जो है 50% से ऊपर धान और गेहूं पूरे मुल्क का पैदा करता More than है। तो ये कैसे, तो सारा भारत ही खाता है ना, तो ये कैसे he कर is सकते saying हैं that Punjab and Haryana produce more than 60% of rice and wheat of the whole country. So you cannot say this is only an issue of a particular state. But the Punjab point, is leading the movement, but it is an all India movement. yes, I can understand. But the issue is, where are the farmers from other states? बाकी किसान किधर हैं, बाकी स्टेटों के? बाकी किसान लगातार आ रहे हैं जो दूसरी स्टेटां दूर आ। एक तो ये भी जहाँ बीजेपी की सरकार आ, थोड़ा सा ज़्यादा किसानों को दबा के रखते हैं। पंजाब ऐसे है कि पंजाब जितना भी संघर्ष होया, पंजाब किसी से दबया नहीं। मान लो यूपी में, यूपी के मोदी की सरकार है जो, वो लगातार किसानों को दबा रही है। हमेशा लड़ने का तरीका जो पंजाब कभी भी लड़ा है, पंजाब मुरे होकर लड़ा, बाकी स्टेट उसके साथ आ। अभी भी जितनी दिल्ली के आसपास आ दूर, अभी हौली हौली किसान आ रहे हैं। यानी कि 2-4 दिन में ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ी होएगी कि जो मोदी सरकार को समझ नहीं आएगी कि इसको कैसे कंट्रोल करना। He is saying it is not right to say that this is only like few people are there. There are farmers supporting from different states, but they are being oppressed by their local BJP governments. But Punjab have fought it. Punjab has always historically fought against, and many people joined Punjab. So in coming days, more and more people are joining from different states. दूसरी बात ये है कि थोड़े दिन पहले बॉम्बे में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अंबानी के There was a मॉल। big protest in Bombay outside Ambani's mall. बिहार में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। There was a ऑल big इंडिया protest किसान in सभा Bihar. ने 13 स्टेटों में जो बड़ा प्रोटेस्ट किया। All India Kisan Farmers Association have organized protests across 13 states in India. I read in the newspapers that you have sent a delegation to Bihar to enlighten the farmers about MSP. They actually in Bihar, the APMC, there's no APMC in Bihar. They don't enjoy that right as do the Punjab farmers. What happened? Were you able to make them fight? ये बोल रहे हैं कि उनको सुनने में आया कि अभी यहाँ से किसान मोर्चा से पंजाब से कुछ एक जत्था भेजा है बिहार में, उनको मंडी के बारे में, एमएसपी के बारे में समझाने के लिए, ताकि उनको पता चले कि एमएसपी कितना ज़रूरी है हर किसान के लिए। तो ऐसा कुछ है, आप अब इसको लेके क्या डेवलपमेंट है? हाँ। जो किसान पंजाब का डेलीगेशन गया हुआ, वो कुछ लोगों को जो है नहीं पता, उनको समझाना है कि भाई जो इतना बड़ा हमला है, बिहार में पहली सरकारी खरीदनी की, कुछ एरिया में यूपी में खरीदनी, यानी कि वो खरीद एजेंसी जो ख़त्म किया, उनको समझाया जाएगा कि भाई खरीद एजेंसी का मतलब क्या होता है। पहले तो जो विकास होते हैं गांव के होते हैं, मार्केट होती है, रोजगार मिलता है, जो गांव की सड़कें बनती है, वो जुड़ा हुआ है। इसलिए जो किसी को नहीं पता वो समझाना है। खास करके जो मोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया चाहे दूसरा, वो लगातार प्रोपेगेंडा गलत कर रहा है। इसलिए कुछ किसानों को नहीं भी पता, वो पंजाब वालों की जिम्मेवारी है कि उनको अच्छे ढंग से समझाया जाए। There is a propaganda going on by Modi government and the mainstream media, corporate media. They are deliberately showing it as if people don't know about it. So even though Punjab farmers are knowing about APMC and MSP, it is a responsibility to tell everyone. It has not been shown on the mainstream media. एक बात और थी कि जो इंडिया की डेवलपमेंट है वो अनइवन है। इसी वजह से जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर मूवमेंट है, जहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ पर मूवमेंट कमज़ोर है। तो ये जैसे हमारे स्टेट है उनकी डेवलपमेंट में अनइवननेस है, तो मूवमेंट में भी अनइवननेस होगा।
जैसी पंजाब में मूवमेंट है वैसी बिहार में नहीं होगी, तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, तो मूवमेंट तो ये बनेगा। जितने भी लोग जिनको पता चल रहा है ये मूवमेंट का, वो जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के किसानों ने कल बैरिकेड, परसों बैरिकेड तोड़े हैं, वो यूपी के बॉर्डर पर आए हैं। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रहा है। He is saying that the material conditions across states are different, unequal. So there is a regional imbalance. Some regions are advanced, developed, some are backward. So that is why movement is also different. So movement is also at a different stage with different states. Yesterday only he said that farmers have broken the barricade in Uttarakhand. They have joined farmers at UP border. The MSP you get for paddy and wheat, that too in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, in maybe now in Madhya Pradesh, but not in other places, not for other crops, not much for other crops. So now you are losing a right which you are already enjoying. Now you demand MSP, but the MSP for all other states is only on paper except for these 3 states. So will you give up once you are assured of this demand? ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ गेहूं और चावल के ऊपर, धान के ऊपर। बाकी स्टेट में MSP नहीं है, पता भी नहीं, पेपर में है, पता नहीं किसानों को। तो मान लो आप सरकार कह देते भी पंजाब हरियाणा को MSP दे देंगे, तो आप अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे? ये आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन है, पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। MSP कई फसलों पर है, पंजाब में कनक, झोना और इसमी मिलती है। हमारी मांग है कि 23 फसलों पर ही गारंटी हो, कानून बने मिनिमम, इससे कम कट नहीं खरीदेंगे। ये पूरे पंजाब का या हरियाणा का मसला नहीं, ये पूरे भारत के किसानों का मसला है। So this is a matter of all the farmers of the country. It is not merely for wheat and paddy. It is, they are demanding for it all 23 crops, that they should get a legal guarantee of the MSP there for all the states, not just for Punjab and Haryana. What is the meaning of legal guarantee? You want the entire produce to be procured? लीगल गारंटी का मतलब क्या है? पूरा ही सारा फसल खरीदना है? हाँ, जितनी फसलों पर MSP है, पूरे कानून की प्रक्रिया में वो 23 फसल होनी चाहिए कि इससे कम कोई भी नहीं खरीदेगा। जो कोई खरीदेगा कम, उस पर पर्चा होएगा, उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए उनको। So there should not be any like procurement of the crops less than the MSP for the 23 crops. If anyone does this, then there should be punishment. Legal MSP तो आप अभी भी मिल रहा है, किस पे? MSP पंजाब में या हरियाणा में मिल रहा है। तो ऐसा है कि जो सरकार MSP तय करती है 23 फसलों का, उसमें खरीदती 2 ही है, धान और गेहूँ। तो ऐसा है कि इसको लीगल राइट बनाने की मांग इसलिए है कि हमने मक्के का पहले बताया था कि 1850 रुपये MSP तय किया, और वो 600 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ये लीगल राइट नहीं है, ये कोई कहीं पर लिखा नहीं है MSP। तो ये लीगल राइट होना चाहिए कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, खरीद सकता नहीं है, इसलिए हम बात करें। So he is saying that there is some MSP on formal level, it is there, but government buys the crops only for two crops, not for the 23 one, and that is why they demand a legal right that it should be applicable to all the crops, not just 2. Yeah. Effectively, by this demand, you say there won't be a free market at all in agriculture. इस हिसाब से तो फिर किसानी की कोई ओपन मार्केट नहीं होगी, सब कंट्रोल होगा स्टेट के हिसाब से। Means the trader does not have the right to bargain. तो व्यापारी को, बिचौलिए को बार्गेन नहीं कर सकता फिर। बाहर की ताजुगा बिचौलिए नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कि सरकारी खरीद होए उसका पक्का पता होता भी कौन खरीद रहा, कैसे रेट मिलेगा। हुण व्यापारी खरीदता, व्यापारी अपनी मर्जी से खरीद रहा, वो जितने खरीदनी है खरीदे, नहीं ना खरीदे। MSP नरमे पर 9400 रुपया, वो 4500-4600 का खरीदता, वो कोई गारंटी नहीं। जब गारंटी होगी फिर कम से कम किसान की फसल की जो उनको पता होगा भी भाई MSP मेरी 23 फसलों पर है, सरकारी खरीद से कम कोई खरीदेगा नहीं।
नरमे को क्या बोलेंगे? कॉटन। Yeah. So he is saying that Vyapari, the local traders, they do not follow the MSP. The price for cotton is 9,400 rupees per quintal, but they get in the market only at 4,400 rupees, which is half of the actual thing. So that is why they want it to be MSP legal thing, so that no one is ready to sell it to them. Yeah. So the only government is buying the crops. Regarding how the MSP is fixed, it is being fixed by the government, not on the basis of Swaminathan Committee report. It is unilaterally fixed. There are various issues as to how they count the amount. So the right is with the government to fix the MSP. That itself is an issue. ये बोल रहे हैं भी, आप कह रहे हो कि सरकार एमएसपी फिक्स करे। अब वो सरकार के पास अधिकार है एमएसपी फिक्स करने का, पर एमएसपी के भी अलग मुद्दे हैं कि कैसे तय होगा रेट। स्वामीनाथन वाला आयोग जो था, किसान आयोग जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से हो या कैसे हो? जितना चिर स्वामीनाथ की सिफारिश मुताबिक रेट नहीं तय होगा, किसान का कुछ नहीं बन सकता। लागत खर्चा, पर्सनल ज़मीन का ठेका, पर्सनल परिवार की खर्च जो खेत में काम करते, वो सारे जोड़ के फिर बाद में उसका रेट तय हो। He is saying that unless the Swaminathan Commission ground of deciding MSP is implemented, there will not be any help for farmers. So it includes the local cost of production, the expenditures that they spend on the farm, the people that they have to pay for the local people, lease that they have to pay. So everything is included in the MSP, according to Swaminathan. The overall situation is this: the workers are losing their rights, or as Modi government says, unless the labor laws are diluted, you won't find any investment in industrial sector. So the working hours are extended, the minimum wages act is being diluted. This is all happening in the manufacturing sector, but in farming sector you are demanding more. Can this happen? ये बोल रहे हैं भी, खेती के उसमें तो आप डिमांड जो कर रहे हो एमएसपी मिले और जो भी ये कानून रद्द हो, पर जो मजदूर हैं, या It's like you are demanding a fixed salary. जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उसमें वर्करों के मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ किसान ये जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके का फिक्स सैलरी जैसी बात होगी, जैसे तनख्वाह मिलती है अधिकारी को, उस तरीके से बात हो रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो मिनिमम वेजेस है वो भी जो महंगाई की दर है जैसे वो बढ़ रही है, उनके परिवार के खर्चे हैं मजदूरों के, उस हिसाब से होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस लॉ है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट। हाँ, तो फॉलो, इसीलिए उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनको मुनाफा चाहिए उद्योगपतियों को। तो गवर्नमेंट तो उद्योगपतियों की तरफ ही खड़ी है ना। तो ये तो दोनों अलग बात है। हम तो ये भी चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस दिया जाए, जो बना हुआ है एक्ट में बना हुआ है दिया जाए। जो फसल को पैदा करने पर लगता है किसानों का, वो तो जोड़ा जाएगा ना। अब तो ये है कि जितना भी वो पैदा करते हैं, जो क्राइसिस है पंजाब में, जो एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, जितने पैसे उसको पैदा करने में लगते हैं तो उससे उतने तो बचते नहीं उसको। जो सभी चीज़ें काउंट करेंगे तो लेबर को काउंट करेंगे, जो खाद्य पदार्थ उसमें डालते हैं उसको काउंट करेंगे, तो लगभग ज़मीन का वो ठेका है जिसे लीज कहते हैं, वो बहुत बड़ा हुआ है, रेट बहुत बड़े हुए हैं, तो बचता ही कुछ नहीं। इसीलिए तो क्राइसिस है एग्रीकल्चर में पंजाब में। तो 85% जो किसान है वो छोटे किसान हैं, तो उनको कुछ नहीं बचता, इसीलिए जो सुसाइड है जो हो रहा है पंजाब में। तो हमें ये मांग करते हैं कि मिनिमम वेजेस होने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वो बढ़नी चाहिए, ये कोई इशू नहीं है। इसलिए हम इसको कोई वो नहीं बनाना चाहते बहस का विषय, वो होना चाहिए, वो गवर्नमेंट बनाए। So it is not workers versus farmers thing. If workers are not getting minimum wages, then their minimum wage should be also increased. It is not that we get the fixed salary and workers are not getting the proper minimum wage. Why? Because the cost of production doing agriculture in Punjab is increasing.
because of the lease that they have to spend on, because of production charge, because of the cost of the material that they use for the agriculture production, and that is why we need to have a higher price for the crops. So because of not getting the proper return of the crops, farmers were committing suicide in Punjab. So all that is connected. There is no disagreement on workers minimum wage. They should also get higher ones. But the agricultural economists say that yes, you are right. The input expenditure in Punjab is increasing. So we don't need your paddy and wheat. We will do it from elsewhere. For instance, this year, the procurement in Madhya Pradesh is a little bit more than Punjab. Punjab's soil has degraded. It's a water guzzling farming. For paddy, you need more water. Your groundwater situation is very bad. So you shift to some other crop, do something else. Further, there is enough stock in the FCA godown. So how much wheat can we procure? ये बोल रहे हैं भी कितना गेहूं खरीदे हम किसानों से, मंगा जी ट्रांसलेट। वो बोल रहे हैं भाई आप समझ गए इनकी बात। मैं समझ गया। हाँ, पहले तो ये है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा खरीद हुई है इस बार। पहली बात तो ये है कि वो किसानों से कह रहे हैं कि ये फर्टिलाइज़र वगैरह जो रासायनिक है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इनका जो बासमती है जो चावल है वो खरीदेंगे नहीं। ये कोई और खेती नहीं कर रहे हैं और फसल नहीं उगा रहे हैं, जो विभिन्नता कहते हैं वो नहीं आ रही है खेती में। तो ये हम कहना चाहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आया पंजाब में? हम तो थोड़ी लेकर आए, हम तो डिफरेंट क्रॉप्स जो उगाते थे। हमारे यहाँ मक्का भी था, कपास भी थी, हमारे यहाँ गन्ना भी था। तो किसने ख़त्म किया? ये तो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन भी वो लेकर आए कॉर्पोरेट को फ़ायदा दिलाने के लिए। उसमें ट्रैक्टरों वालियाँ जो बढ़िया कंपनियाँ हैं, जो खाद्य पदार्थों को रसायन वाली कंपनियाँ, उनको फ़ायदा गया। तो हम नहीं ये चाहते, हम तो कहते हैं कि ये बंद हो जाए, जहरीली खेती बंद होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि सरकार ने जो चीज़ किसानों से भिजवानी हो तो उस पर वो एमएसपी देते हैं, दूसरों पर एमएसपी नहीं दिया, नहीं बीजा तो नहीं बीजा लोगों ने। जो चीज़ मार्केट में बिकेगी नहीं वो किसान क्यों बीजेगा? नहीं बोएगा, अवश्य नहीं बोएगा वो। तो इसलिए हम तो ये जहरीली खेती करना ही नहीं चाहते। हम तो ये जिसे कहते हैं कि धान की खेती करना ही नहीं चाहते। हमें और फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए तो कर लेंगे। पंजाब के किसानों को क्या नहीं आता? सभी कुछ जब ये दूसरे देशों में कटोरा पकड़ कर मांगने फिरते थे, कभी मैक्सिमो में जाते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया में जाते थे कि यहाँ पर अकाल पड़ते थे, तभी पंजाब के लोगों ने जिसे कह सकते हैं कि पूरे देश का पेट भरा, गोदाम भर दिए अनाज पैदा करके। तो अभी ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा हो गया। So he's saying that we never demanded this, that we won't do diversified production. We were already doing, we were sowing corn, we were sowing cotton, we were sowing other sugar cane also. Government brought in green revolution, the fertilizer companies and others got benefited. We followed what on the crops, government was giving MSP. If the government is ready to give MSP for other crops, we will cultivate that also. We are not fixed with this. We don't want to pursue this like fertilizer-rich agriculture, which is actually dangerous. So we are not the ones to decide. You brought green revolution to the Punjab. Punjab was producing wheat, and when there was famines and drought, Punjab was feeding the nation. So now you are saying that we have too much of in stock and we don't want to buy it. You give MSP on some other crops, we will start cultivating that. So if Modi government says this and procures more from Madhya Pradesh and other places, do you see or do you suspect a design behind this? अगर मोदी गवर्नमेंट आगे चल के अभी पंजाब को छोड़ के मध्य प्रदेश से खरीद करती है गेहूं की और चावल की और भी बाकी फसलों की, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई इसमें स्कीम है, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है या क्या, कैसे देखेंगे इसको? ये मोदी सरकार स्टेटों के हिसाब से अपने हिसाब से करती है कि पंजाब सबसे ज़्यादा पंजाब को किसी न किसी आर्थिक
को उसका नुकसान किया जाए। जिमें पंजाब में पहले मालगाड़ी, क्योंकि पंजाब में संत लगी हुई है, जे संत कोई माल नहीं पहुंचेगा पंजाब में संत नहीं रहेगी। एग्रीकल्चर यानी कि उस हिसाब से है। दूसरा मोदी को ये लगता है कि स्टेटों को अलग अलग करके, जे मान लो पंजाब में नहीं खरीदे मध्य प्रदेश में आवेदी भी झगड़े की बात, इसलिए मोदी जहाँ लगता है उधर दबाव पाता, दूसरे को थोड़ा सा रायत देता कि जो स्टेट है एक दूसरे के साथ जुड़ी ना रहे। So this is a policy of the Modi government to divide the states and to put one stand against the other state. They want to bring Punjab down economically, and that is why they might do this to give priority to my MP or some other state. That's right, but there is also an argument that the contribution of agriculture to GDP is slowly going down to around 17%. But the labor force engaged in agriculture is around 50%. This has to change, and so much people cannot depend upon agriculture is the argument of the economists of the government. What do you say about that? अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं कि किसानी में अब इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है। देश के टोटल जो उत्पादन जो होता है, जो उसमें 15% किसानी जो है वो योगदान देती है, जबकि 50% लोग इस पे जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, कुछ और इसके ऊपर अब कुछ और करना चाहिए। तो ऐसा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री तो लगी नहीं। इंडस्ट्री तो आप कोरोना में देख लीजिए, लॉकडाउन में देख लीजिए, वो सारी की सारी बंद हो गई। तो एक ही सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसने जीडीपी में 3% ग्रोथ किया। तो जब ये हम कहते हैं कि 50% से ऊपर लोग लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि 15% लोग ही सिर्फ होने चाहिए, बाकी को सिर्फ निकाल देंगे। कहाँ लेकर जाएंगे उनको? इंडस्ट्री तो है नहीं, वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ये गवर्नमेंट जवाब दे ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, उसकी जिम्मेवार भी तो गवर्नमेंट होगी ना। या तो वो इंडस्ट्री विकसित करे। Do we have enough industry to take care of those 40-30% who are extra dependent on agriculture? Can we absorb them in some other industry? When lockdown was going on, agriculture was the only sector which was producing at the rate of 3%. So you should establish industries first. Otherwise, there will be huge unemployment and hunger. People will die of it. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਡਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਗਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कारपोरेट के फायदे ਨੂੰ देने वास्ते होंगी है, वो आम किसान के फायदे ਨੂੰ देने वास्ते नहीं। इनकी जो भी नीति बनी है वो जन के लिए नहीं है। चाहे वो इन्होंने जो भी फैसले किए हैं, चाहे जनधन योजना है, चाहे इन्होंने नोटबंदी की है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये सारा मोदी गवर्नमेंट चाहती है वो सिर्फ तो सिर्फ कारपोरेट को देना चाहती है। इसका किसानों से कोई मतलब नहीं है। किसानों पे तो इन्होंने कुठाराघात करना है, क्योंकि ये किसान ही एक ऐसा बचा। और पंजाब विशेष तौर पे इन्होंने पंजाब को क्यों लिया है? क्योंकि पंजाब का जो पानी है, पंजाब की जो फसल है, इस पे ये कब्जा करना चाहती है। क्योंकि लोगों को मारने के लिए सबसे एक बेसिक जो तरीका है वो यही है, इनका जो खाद्यान्न पदार्थ है, इनका जो पानी है, जल और हवा है, इसके ऊपर किसी न किसी तरह से कंट्रोल है जो कारपोरेट का हो जाए और लोग ये मर जाएं। गरीब ये ख़त्म करना चाहती है और ये शुरुआत पंजाब से कर रही है। लेकिन पंजाब के बासिंदे वो जिंदा है, पंजाब के लोग हैं जो अभी मरे नहीं हैं। पंजाब पहले से ही तगड़ा हुआ है और अभी इसके अंदर जैसे पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और सारे हैं, ये बिल्कुल साथ हैं। इन साथ की वजह से मोदी ये उम्मीद छोड़ दे कि हमारा जो मैं लाभ देना चाहता हूँ अंबानी अडानियों को, वो बिल्कुल लाभ नहीं दे पाएगा। हमारे जो किसान भाई हैं, हम जो है खेत खलिहान वाले, हम अपनी खेती के बेस पे ही है जो हमारे देश को जो डेवलप करेंगे। ये मोदी को पंजाबी ने कहते कंध ते लिखा पढ़ लेना चाहिए। किसी तरीके नाल जिहड़ा ये स्ट्रगल है, जिहड़ी मूवमेंट है, रुकने वाली नहीं है। He's saying actually there was a crisis of industrial production. Industry was in crisis. There was a global thing also, and then lockdown came in. So because of which the corporate was losing. So that's why they thought कि maybe we can help them out by doing corporatization of agriculture. So this is one way to help the corporates. The Modi government always want to, now they want to achieve
two double aims here: destroy the local agriculture and the farming community, and also provide the benefits to the corporates. But he is saying that the farmers of the Punjab are fighting; they will not go back without this winning the struggle. Does all the farmer organizations involved in this struggle have this type of understanding? सारे किसान जो यूनियन आई हुई थे वो सारी यही बात सोचती हैं जो आप बोल रहे हो। हाँ यस ओके, सभी के यही सोचना है, कोई लग नहीं गा, सभी इसी बात पर सहमति है। I don't say of the left organizations. I am asking about the rich farmers organizations. Also, they also. Yes. How do they express that? How do you say that everyone is against Adani? I mean, Adani and Ambani. पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ विशेष तौर पे पंजाब का आंदोलन है, ये मोदी गवर्नमेंट बोल रही है पंजाब का। पंजाब में ट्रेनें रोकी, रेलें रोकी, और उसके बिहार पे जो उनके टोल प्लाजा थे वो रोक दिए, वो रोडों पे बिल्कुल जाम कर दिया। अब जियो के टावर बंद कर दिए, जियो का सारा कुछ बंद कर दिया, एसआर से खरीदना बंद कर दिया, और सभी लोग आज इन्वॉल्वमेंट है। जो जैसे जैसे जो किसान यूनियन है 31 है, जो यहाँ से लेटर जारी करती है, यहाँ से बोलती है, जो आदेश देती है पंजाब के किसानों से, वैसा ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और बिल्कुल पंजाब ही नहीं अकेला, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, आज बिहार से ही हमारे पास आए हैं, मुस्लिम देशों से भी लोग आएंगे, और जो एनआरआईज हमारी मदद कर रहे हैं, लगभग 6-7 महीने का राशन लेके आए हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। सभी लोग यही चाहते हैं, जब तक ये तीनों के तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे पूर्णतः। So this is the position of the majority farming unions from Punjab and also from other states. It is not merely a left-based unions. All the farming unions are of the same view. So we are prepared accordingly. We are getting support. Even NRIs are providing support to us. We have enough resources to be here for 6-7 months. So this is the demand to repeal all the 3 laws. Do you say the rich farmers are against capitalism now? ये पूछ रहे हैं भी, अब ऐसा लग रहा है कि बड़े किसान जो हैं वो पूंजीवाद के खिलाफ हो गए हैं। मैं देता हूँ इसका। ऐसा है कि जो तो है लैंडलॉर्ड, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ कई घराने हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जैसे मजीठिया है, अकाली दल वाले सुखबीर बादल हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अगेंस्ट नहीं है। वो तो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो तो लैंडलॉर्ड है, वो उनके पास बड़ी संख्या में जो ज़मीन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो छोटे और दरमियाने और जिनको ये रिच फार्मर बोल रहे हैं, उनका नुकसान होगा, उनको पता है। तो इसलिए वो सभी के सभी, चाहे वो 50 एकड़ वाले हो, 40 वाले हो, 20 वाले हो, 5 एकड़ वाले हो, वो सभी ज्वाइंट स्ट्रगल लड़ रहे हैं। उनको पता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, ये जो लैंडलॉर्ड है इनको कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए वो जॉइंटली लड़ रहे हैं सर। So it is not exactly true to say that the rich farmers, because they are already there in contract farming in Punjab. So whether it is the top political class leader or the landlord, the rich farmers, they have their resources with them. The real threat is to the medium and the small farmers. Those who have little pieces of land, 50 acre, 40 acre, 10 acre, 5 acre, they are the ones who are fighting the struggle. So not the rich. Rich peasants will stay. They will benefit from the contract farming. This is the threat for the land that they will lose. Who are the ones? Small and the middle ones. और 85% of small kisan in Punjab. In Punjab, yes, you're right. Only the small kisans are affected. So, will this unity continue to survive? Can you rely upon the rich farmers? No, this is a unity of mostly middle and medium and small farmers. Yeah. And the rich farmers are also here. Not many. Not many. Not many. Minority. It's only a minority. Yeah, this is a unity of middle and small peasants. Small persons. Now, regarding the suicides in Punjab, which section of farmers are mostly affected? पंजाब में जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कौन सा? छोटा किसान, छोटा किसान, स्मॉल फार्मर्स, Only small. फेज भी नहीं है जो मिडिल और स्मॉल फार्मर्स। Small farm. Which crops? कौन सी फसल उगाते हैं जो ये
आत्महत्या कर रहे हैं? किस टाइप की फसल में ज़्यादा? वो धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, राइस, वीट, कॉटन, कॉटन उगाते हैं, गन्ना गन्ना भी उगाते हैं, शुगर केन। शुगर केन, राइस, वीट, कॉटन। Because of the loans. लोन की वजह से। लोन की वजह से भी वो मेंटली भी डिस्टर्ब है, तो सोसाइटी में उनको एक जलील होना पड़ता है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, उनकी शादी करने के लिए पैसा नहीं है, अच्छा घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो कभी आड़तिया तो कभी बैंक वाले इनको तंग करते हैं। चंगा जीवन जो नहीं गवर्नमेंट उनकी ज़मीन की कुर्की करने के लिए पुलिस को, स्टेट फॉर्म को, जो भी है जैसे सिविल प्रशासन है उसको भेजती है, तो मेंटली भी डिस्टर्ब। So they are disturbed economically, they don't have the money. They are also disturbed socially and emotionally, mentally, because they don't have resources to marry their children, they don't have resources to send them for better education. So they are dependent upon the local median, local money lenders and the state banks. And that is why they end up doing suicides. You say that, okay, I can understand that, but you support the Artiyas. Why? So अगर आड़तिया एक किसान को लूट रहे हैं, मतलब जो उनको कर्जा देते हैं, तो फिर आप आड़तियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये सवाल क्या? सवाल ये कि छोटे किसान जो लोन लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं, वो आड़तियों से भी लेते हैं, तो फिर आड़तियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ਅਸੀਂ दो पक्ष ਆ। आरती के साथ साड़ी अलग लड़ाई है, वो किसानों की लूट करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन मोदी सरकार है, बड़े कारपोरेट घराने हैं। सबसे बड़ा हमला को रोकना चाहिए, छोटे हमले को तो बाद सेट कर लेंगे। Two aspects. We have a separate issue with the middle, these agents, right? We will deal with them separately. But for the moment, the biggest enemy is the corporate and the Modi government. And I heard that there are too much suicides in Punjab, but not in Haryana. Why? हरियाणा में इतनी आत्महत्या नहीं हो रही किसानों में जितनी पंजाब में। एक तो पंजाब स्टेट लग गया, क्यों हरा इनकलाब पंजाब में आया है। पंजाब जैसे खुशहाल था वैसे कंगाल है, इसलिए पंजाब में ज़्यादा सुसाइड होती है। दूसरी स्टेटों से ना, एक पंजाब का कल्चर है कि वो बेइज्जती नहीं सहारते, अपनी शान है। कोई भी किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो समाज में उसकी ज़रूरत नहीं पूरी होती वो मानसिक तौर पर आ। दूसरा ये है कि जो शरीर आ उसमें बहुत तरह के दवा रहते हैं। एक तो रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक खादा, उसने भी थोड़ा सा शरीर के लिए कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किया कि जो पंजाब के किसान आ, खेती करने वाले आ, किसी भी तबके के, उसकी शान बकरी है, इसलिए उनको तनाव रहता, इसलिए पंजाब में सुसाइड ज़्यादा है। इन्होंने बोला कि पंजाब में जैसे जहरीली खेती जो हो रही है, तो उसमें थोड़ा हाँ ये भी एक कारण है। मैं ये सर बता रहे हैं ना, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड सेट हुआ है पंजाब में, तो वो उससे नीचे आना नहीं चाहते। अगर आएंगे तो बेइज्जती महसूस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कोई खेती करता है, उसकी ज़मीन बिक जाए, तो वो अगर लेबर के लिए जाएगा तो शर्म महसूस करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि वो कास्ट वाला इशू भी है, अपर कास्ट वाला, वो हिट करता है उनको कि मैं लेबर करूं। ये भी एक कारण। Many reasons for a higher rate of suicide among Punjab farmers. Number one, they are saying that Punjab farmers gained excessively through the Green Revolution. So their lifestyle, their economic standard is higher than in comparison to Haryana. So the decline certainly is a social insult. It is a social humiliation for them. It also has a caste angle, that I have been the resourceful, I am the landowning community, I won't be doing the labor work. So this is another level of decline in the identity, crisis in the identity. Next, they are also saying that because of the differences in the benefits from farming in different states, Punjab farmers gained much more. So they want to continue with that level. They don't want to come down to that living, from that living standard. So that's why they feel it humiliated. They don't want to go down, and they feel humiliated. There is a legitimate demand of farmers for minimum support price. Is there a minimum wage for the farm workers in Punjab?
किसानों के लिए एमएसपी की बहुत ही सही डिमांड है, पर जो खेतों पे जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए कोई मिनिमम वेज है, कोई फिक्स ऐसा कोई डिमांड है? पहले किसानों की मांग पूरी करे, फिर जो मजदूर आ उनके भी एक रेट बने भी, उनको खाने के लिए सरकार इस रेट पर तय देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। मान लो किसान को 2000 रुपया देना है, मिनिमम मजदूर को घट तो घट 700 रुपया कि जो उसके बच्चों का, फिर उसकी जो दिहाड़ी आ उसका रेट होए, फिक्स रेट होए कि भाई 500 रेट आ, इससे कम कोई भी दिहाड़ी नहीं ले जा सकता। जे कोई काम दिहाड़ी में रेट के लेके जाएगा, शोषण करेगा, उसमें भी कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि फार्म और मजदूर दोनों के हितों की सिक्योरिटी हुए, फिर देश चलेगा। So we are in support of that. First, we should claim and achieve this maximum support, like minimum support price for the farmers. Then for workers also, we will say that there should be a minimum wage for work for the farm worker, 700 rupees or 500 rupees, whatever it is, not less than that. And there should be a legal guarantee for that also. ਕਿਵੇਂ वादा करने पर ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ जैसे मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने हमारे राइट में लिखा हुआ है, मिनिमम उनको मिलना चाहिए वेजेस। ये तो गवर्नमेंट की समस्या है ना, वो कोई फिक्स करें। गवर्नमेंट इसको लेबर वर्सेस पीजन बनाना चाहती है। He's saying that there is a deliberate attempt by government to make it farmer versus workers. So we are not against that demand. Government should, this is the tension, this is the problem with the government. You should come up with the minimum wage thing for the farm worker. We are not stopping it. So they should stop making it farmer versus worker. I heard that around 32 to 30% workers, percentage of the population are Dalits in Punjab. They are also landless. They are also landless peasants. What is the relationship between the Jat farmers and landless Dalits? पंजाब में खेती में 30 से 32% दलित वो भी हैं, फार्म जो जिनके पास ज़मीन नहीं है पर जो खेतों पे काम करते हैं, उनका और जो जट फार्मर जट किसान है उनका क्या संबंध है? पूरा रिश्ता मोस्टली तो संबंध अच्छे हैं। ऐसा है कि लोग जो छोटे किसान हैं, जो दरमियाने किसान हैं, वो दलित के साथ काफ़ी अच्छा जिस कैसे रिलेशन है। लेकिन जो चौधरी टाइप जिसे हम कह सकते हैं कि लैंड लॉर्ड है, उन पर कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वो दूसरों को भी बहका कर अपने साथ ले लेते हैं, कास्ट के आधार पर उनको पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, तो बहुत अच्छा रिलेशन भी है। कई लोग जो दलित के काम करते हैं उनके साथ, तो उनके बच्चों के मैरिज के लिए भी सहायता करते हैं, पढ़ाई के लिए भी सहायता करते हैं। सभी ऐसे नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो लैंड लॉर्ड हैं, वो अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट समझते हैं, वो दूसरों को भी पोलराइज दलित के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। So the relations between Jat farmers and Dalit farmers are good because majority of the farmers are middle and small farmers. So their relations are good. The problem comes, the casteism comes when we compare the small farmers who are Dalits and the rich farmers who are the landlords. There is a caste tussle between them, not between the small farmers, peasant, middle level farmers of different castes. So you have a good participation of Kheti Mazdoor in this movement. खेती मजदूर आए हैं यहाँ इस आंदोलन में। सबसे जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हैगा फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 1955 वाला। उसमें किया कि जो जरूरी वस्तां वो सबसे ज़्यादा प्रभाव करने की, क्योंकि उसमें 80 से 100% क्या मुनाफे का। मान लो आज प्याज का रेट आ, चावल का रेट आ, खंड का रेट ला, सबसे ज़्यादा जो वो आ, एक तो उसमें आ। दूसरा मजदूरों के लिए है कि जो मंडियां च लेबर का काम भी आ, मलीम का काम भी आ, यानी कि सारे काम है। इसलिए मजदूरों का तो किसानों का इसलिए साझा मुद्दा बनता। So it is a collective issue of Kheti Kisan Mazdoor as well as the other farmers, because two things are
That's what he told. What was that? Essential Commodities Act and the Food Act 1955. They provide, they decide the rate of the essential commodities like onions or sugar or some other such products. So that is why their interests are also together. So they are there jointly in this protest. You expect the relationship between Jat farmers and the Dalit workers to improve after this agitation? आपको लगता है कुछ हाँ संबंध? हाँ, मुझे ये लगता है कि इस एजिटेशन के बाद ये इस बात पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो यह था कि सभी लोग इस स्ट्रगल से पहले कोई इतनी बड़ी स्ट्रगल में आए नहीं, तो एक कल्चर में भी चेंज होगा, लोग यहाँ पर सीख कर भी जाएंगे, तो थोड़ा बहुत कम होगा ये जो इसको थोड़ा आगे लेकर जाएगा. It will improve the caste relations. It will improve the social relations between different castes who are in farming, because before this there was no interaction between them. So different regions. Now they are coming here, so there is a new culture, new solidarity, solidarity among different caste people. So it will change their behavior. Do the Khet Mazdoor Union representatives address from this platform? Yes, of course. All of them. मजदूर मुक्ति मोर्चा, जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, पंजाब खेत मजदूर यूनियन का भी also address on Singhu or Tikri. They have addressed. They have Yes. addressed. Yeah. So this is a protracted struggle. When they blocked the entrance, we saw that you fought with the police and you established yourself in the border. Now, how long can you be able to sustain? You say that it is 6 months. It's a very long period. They may tire you out. How are you going to deal it? तो ये एक बहुत ही लंबा संघर्ष है. आप कह रहे हो कि 6-7 महीने का राशन आपके पास है, सारे संसाधन हैं आपके पास, पर वो आपको थका रहे हैं, तो आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋ ਪੀੜ ਨੋ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜੋ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ मोदी मीडिया जो मर्जी कर ले, अखबार जो मर्जी कर ले, पर पूरे वर्ल्ड में मोदी सरकार की थू हुई हुई है। जितना लम्बा लमकाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा, क्योंकि लगातार इसमें लोग आ रहे हैं, लगातार सरकार पर दबाव पाएगा। जे वो जल्दी निबेड़ेगी वो उनकी मर्जी है। हम तो मान के भैया 6 महीने लगाएंगे, पहले कभी भी उठ करे हमारी जीत रिजर्व जीता, लास्ट हमारा 6 महीने, जे 6 महीने के भी ज़्यादा जाना पड़ा फिर जितना चिर मर्जी ले जाए। असल लड़ाई है 2024 तक, जितना चिर मोदी हुकूमत है। So the longer they will continue, the more we will benefit from this movement, because we are there, we have the support. We have seen the colonial struggle during independence movement also. There were this farmers movement, Pagdi Sambhal Jatta in Punjab. Chacha is known as Chacha Ji's movement, and it continued for 9 months. So we are there for 6 months. Even if for longer they continue, we are there. Worldwide there is a critique happening, there is a kind of challenge to Modi government. So the more they will delay it, the longer will be the loss for them. We are here to wait. We can even wait till 2024 when the elections will be there. Do you expect that this government may unleash a violence against you? आपको लगता है ये सरकार अब हिंसा भी कर सकती है, पुलिस या? एक तो ये है कि जे एक वर्ग का होता फिर हो जाता। प्रॉब्लम मोदी के लिए एक है, तो जो पुलिस है वो नो करेगी, फौज है वो नो करेगी। ये सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। जे ये वैसे कर भी लेते हैं। सबसे बढ़िया दो प्रॉब्लम इसी मोदी को कि जो कहता वो करता है, अभी नहीं होएगा। अभी जो किसान कहेंगे, जो लोग कहेंगे वो होएगा ना, बैलेंस नहीं होएगा, टकरा नहीं लेगी, इसके लिए नुकसान होएगा। सबसे बड़ा जो है पंजाब हरियाणा वाला था SYL का मसला, वो भी लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो पता नहीं चलिया। शाहीन बाग वाला जो ये मोर्चा, दोनों में फ़र्क है। ऐसा है कि अगर ये टकराव में पड़ेगी सरकार, वायलेंस करेगी, तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा।
So they are saying that it is mostly unlikely that government will unleash violence here because it is not one class or one group. There are people from different communities, different backgrounds. So if they go with the violence, then this will be further loss to them. We have seen that they brought in SYL issue of water distribution between Punjab and Haryana. Even that did not work. People remained united. They were in solidarity. They didn't break on that issue also. So it is a struggle. They are sure that even police and army will not support them in terms of going ahead with the violence. So this will be deadly for them to go with the violence. There are certain issues about non-violent mass movements. In Tamil Nadu, we had one struggle against Kudangulam nuclear plant. It lasted for 2 years. Finally, the plant came. There was a violent scuffle at last. We had a struggle against Vedanta Sterlite in Tuticorin. Firing happened. Now there is a court case. We don't know what the Supreme Court will rule. Here also, you have a case in Supreme Court. Supreme Court may tomorrow intervene. And in my opinion, I suspect Supreme Court may intervene in favor of the government. How will you handle that? ऐसा है कि यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की जो गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन है उनसे हल्फनामा दायर करवाया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। जो ऑर्गेनाइजेशन इसे डील कर रही हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई ये नहीं है कि कोई जो पंजाबी कह सकते हैं कि भुलेखा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। सभी को पता है हमको कि ये सुप्रीम कोर्ट है मोदी गवर्नमेंट की एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। जो पिछले फैसले देख लें, चाहे वो धारा 370 वाला देख लें, चाहे वो बाबरी मस्जिद वाला फैसला देख लें, चाहे जो भी फैसला 3 तलाक वाला फैसला देख लें, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर है, हमारे लीडर अवेयर हैं। तो उन्होंने कोशिश भी की कि ये सुप्रीम कोर्ट में इनको फंसाया जाए। तो हमने ये डिसाइडेड है हमारा कि हम ये कहेंगे कि हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को कहें कि ये कानून तीनों वो वापस लें। तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो अगर वो बनाना चाहते हैं तो हम जाएंगे नहीं। He is saying that we are aware that Modi government will play this card of bringing court in. They have already done. They know that we are aware. We are not of any confusion regarding Supreme Court, which is now controlled by the Modi government. Whether you see Article 370, Babri demolition or triple talaq issue, the court has always taken the side of the Modi government. So we are aware. Even if the court calls us, we will say we don't have any issue with the court. We have a fight with the central government. Now that the Supreme Court has said that a committee of mediators can be appointed, and they said they are going to serve notices to the struggling farm unions, how did you respond? जो उन्होंने कमेटी बनाई है हमें तो पता नहीं है, ना ही हमें कोई नोटिस है। जो We have ऑर्गेनाइजेशन no ने idea डील कर about रही the है committees. We have उनके not पास कोई received notice any नहीं है। notice from the committee. Nothing. Thank you, comrades, and on behalf of the people of Tamil Nadu, we wish you all success. Thank you.